नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एनडी क्लासेस पे स्वागत है। मैं हूं नैन्सी दलवानी और आज हम कंटिन्यू करेंगे BBA कोर्स का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोटिवेशन। हमने इसका मीनिंग, इसके इम्पोर्टेंस देखे थे, प्रोसेस भी पिछली वीडियो में। आज हम इसकी दूसरी डिफरेंट थियरीज़ जो प्रोवाइड की है डिफरेंट मास्टर्स ने, वो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी आर स्टडिंग मोटिवेशन चैप्टर। इसमें अब जो 3 थियरीज़ बाकी है, एक मैस्लोज नीड हायरार्की, हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थियरी, ERG थियरी और फिर एंड में रहेगा कंक्लूजन। आई विल ट्राई टू कवर at least 2 of these theories today. So now, first Maslow's need hierarchy theory. ये आपके 12th स्टैंडर्ड में भी ये थियरी आई ही होगी ऑर्गेनाइजेशनल चैप्टर में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, OC या OC दैट इज़, और BA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो CBSE वालों का होता है और OC जो GSEB का होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैस्लोस क्या बोलता है कि हर एक इंसान के अंदर मोटिवेशन जगाने की डिफरेंट तरीके हैं, तो ये तरीक़ों को उसने डिवाइड किया है अपने हिसाब से। हम कंटेंट रीड कर करके समझते हैं। पीपल हैव नीड्स एंड ओनली सेटिस्फाइड नीड्स कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर। हर किसी की अपनी नीड्स है और सिर्फ जो सेटिस्फाइड नीड्स हैं वही एक इंसान का बिहेवियर चेंज कर सकती है। अगर आपकी जो नीड्स है वो अनसेटिस्फाइड होती है, पूरी नहीं होती है किसी के भी प्रति, तो आपका बिहेवियर उस चीज़ के प्रति या उस इंसान के प्रति काफ़ी चेंज होता है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको पे काफ़ी कम कर रहे हैं वो, तो ऑब्वियसली आपका बिहेवियर उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। यही वाइस वर्सा भी हो सकता है। सेटिस्फाइड नीड्स डू नॉट एक्ट एज मोटिवेटर्स। जो सेटिस्फाइड नीड्स होती है वो एक्ट नहीं करती मोटिवेटर्स के लिए। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मेरी नीड एक बार सेटिस्फाइड हो चुकी है तो उसी को आप बार बार टारगेट नहीं कर सकते। अब जो मेरी नीड अनसेटिस्फाइड है ना, मैं उसी के पीछे भागूंगी। अगर आपने मेरे को जॉब सिक्योरिटी दे दी है तो मैं उसकी बात नहीं करूँगी, वो मेरी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो अब आप बार बार उसी को लेके 4 साल मेरे को वही पॉइंट आउट करके मेरी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, तो मैं मोटिवेटेड नहीं रहूँगी वर्क के लिए। मैं खुद चाहूँगी कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से, मुझे जॉब सिक्योरिटी ही नहीं चाहिए, राइट? तो जो नीड्स हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है वो हमारे लिए अब एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर वर्क नहीं करेंगी। हमें हर बार कुछ नया चाहिए रहता है। सो वो नया कैसे आएगा? उसका एक अरेंज्ड ऑर्डर उनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से मैस्लो ने प्रोवाइड किया है। When the lower level need is satisfied, person advance to the next level of hierarchy। यही मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे लोअर नीड सेटिस्फाई होती जाएंगी, हमारी जो नीड्स है हम एडवांस होंगे ना। अगर मेरे पास पहले घर नहीं था, मुझे पहले घर चाहिए था, अब मेरे पास घर आ चुका है तो मुझे क्या चाहिए रहेगा? और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए रहेगी। अब मुझे गाड़ी चाहिए रहेगी। अब मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है, तो अब मैं क्या चाहूँगी कि मेरा एक सोसाइटी में नाम हो या मेरे पास एक बड़ा सा बंगलो आ जाए। सो ऐसे हमारी नीड्स एडवांस होती है। वैसे ही हमारा मोटिवेशन भी वर्क करेगा। हमको ऊपर ही जाना है ना, नीचे तो आना नहीं है, राइट? फर्दर अप द हायरार्की the person is able to go, the more individuality, humanness and psychological health he will display। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसी हिसाब से ये सब उसमें कवर होगा। उसकी एक इंडिविजुअलिटी आएगी, वो अपने आप को कुछ एक अलग समझ पाएगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। उसके जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी ह्यूमननेस भी दिखाई देगी। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ये मैस्लो ने दिखाया हुआ है अपना कि
हर एक इंसान कैसे चाहता है कि वो आगे बढ़ता है। साइकोलॉजिकल यानी नॉर्मल फूड, वाटर, रेस्ट, सेफ्टी चाहिए रहती है, जॉब सिक्योरिटी के भाई कभी भी ऐसा आके तो नहीं बोल देंगे ना कि निकाल चलो तुमको निकाल रहे हैं हम। लव, बिलोंगिंग यानी उनको फिर फ्रेंड्स भी चाहिए रहेंगे, एक पार्टनर भी चाहिए रहेगा, फैमिली भी चाहिए रहेगी। सिर्फ काम करेंगे, कमा किसके लिए रहे हैं, फिर वो चीज़ आती है ना दिमाग में कि चलो कमा तो बहुत सारा लिया, अब उसको यूज़ कहाँ करूँ, ऐसे ही रख दूँ क्या साइड पे। Everyone needs happiness, right? And happiness can only come from our loved ones. We cannot be happy without them ever. Yes. So esteem, अब एक बार ये सब मिल चुका है तो एक एस्टीम बनाने का रहेगा ना कि सोसाइटी में हम भी कुछ दिखें, हम भी हों आगे, फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने सब जीता है। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी खुद में फील आना चाहिए, फुल पोटेंशियल दिखना चाहिए। अब हम ये सारी नीड्स को डिटेल में देखेंगे। दो ये सब सिर्फ आप रीड करेंगे, आप लिख के तो ऑब्वियसली अपने हिसाब से ही आएंगे ओन वर्ड्स में। कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं बस इसके मैचिंग में रखेंगे आप। लेट्स सी। साइकोलॉजिकल नीड्स यानी बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल नीड्स, यानी क्या आता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल नीड्स है, ये हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। ये आ जाएगी हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स में। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एम्प्लॉयज़ कंसर्न है एक बेसिक सैलरी के लिए, बेसिक कंडीशंस के लिए जो मैनेजर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, तो ही वो वर्क करना चाहेंगे अच्छे अच्छे लेवल पे। देन सेफ्टी नीड्स में क्या आएगा, प्रोटेक्शन चाहिए रहेगी कि कोई वायलेंस नहीं होगा, उसके साथ मारामारी नहीं होगी, कोई थेफ्ट नहीं होगी, कोई चोरी वोरी नहीं होगी ना वर्क प्लेस में। इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर जब दे देते हैं तब हमारा इमोशनल वेलबींग काफ़ी अफेक्ट हो जाता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ की सिक्योरिटी कैसे देते हैं, हमारा मेडिक्लेम इशू करवाते हैं वो लोग, इंश्योरेंसेस करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कि इतना पैसा आपको मिलेगा ही, आपकी जॉब भी सिक्योर्ड है। देखो सबसे पहले यही पॉइंट है जो मैंने आगे कवर किया था, जॉब सिक्योरिटी। ये एक बेसिक नीड होती है कि कभी भी जैसे कोरोना काल आया, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 20 एम्प्लॉयज़ थे तो उनमें से उन्होंने 10 को ऐसे ही निकाल दिया क्योंकि उनके पास उतना पैसा कमाई ही नहीं हो रही है, तो उनके पास उतना पैसा जनरेट ही नहीं हो रहा है ना कि वो उन सब की सैलरीज़ देना अफोर्ड कर पाए। पर अब उन्होंने तो निकाल दिया, अब वो जो पर्सन है वो कहाँ जाएगा, कहाँ से कमाएगा, क्या करेगा। उसके पास तो अब वो रास्ते पे आ गया, ऐसा हो गया ना, उसके पास तो अभी कोई इनकम जनरेटिंग का सोर्स ही नहीं रहा। अब अगर उसने सेविंग्स की होगी तो वो उसकी पूरी निल हो जाने वाली है, या तो फिर उसको लोन्स लेने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना वो कैसे चलाएगा। तो एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि आप यहीं रहोगे, ऐसे ही आपको बिना कोई ठोस कारण के नहीं निकाला जाएगा। सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए हर साल या हर आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। ये क्या है, सिक्योरिटी नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैनेजरियल प्रैक्टिसेस क्या सेटिस्फाई करती है, ये कैसे सेटिस्फाई करती है, पेंशन प्रोवाइड करती है, प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करती है, ग्रेचुइटी प्रोवाइड करती है, ऐसे वो सेटिस्फाई करती है ये नीड्स को। सेफ़ वर्किंग कंडीशंस के जो भी एनवायरनमेंट रहेगा वो सेफ़ रहेगा वहाँ का, ऐसे ही कोई भी किसी को आके थ्रेट नहीं कर पाएगा। ऐसा कई ऑर्गेनाइजेशंस में रियली होता भी है कि मारामारी हो जाती है वर्कर्स के बीच में, और कई सारी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में भी आई हैव सीन कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, फालतू का कोई उनकी बहस हो जाएगी या मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एक दूसरे को जाके झापट लगा देंगे। इवन मेल एम्प्लॉयज़ डू दिस टू फीमेल एम्प्लॉयज़, तो इस पे बहुत ज़्यादा फिर केसेस भी होते हैं। एंड आजकल ये कैसे फिर उसको मेंटेन कर पा रहे हैं सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट को, इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, उन्होंने हर जगह कैमरास लगा दिए हैं। तो जैसे ही ये मैं आपको एक किस्सा बता रही हूँ, तो वैसे ही एक बार हुआ भी था, एक मेल एम्प्लॉय ने फीमेल एम्प्लॉय को झापट मार दी थी। अभी कोई भी बहस हो जाए उसमें ऐसा तो नहीं है कि आप हाथ उठा दोगे किसी पे,
तो फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा दे आस्क्ड फॉर प्रूफ, वो भी ऐसे मानेंगे नहीं जो आपके मैनेजर्स हैं। फिर उन्होंने ये कैमराज में सब रिकॉर्ड तो हो ही जाता है, तो दे शोड दिस प्रूफ एंड फिर उसको निकाल दिया गया और काफ़ी कुछ उसके साथ हुआ। सो ऐसे सेफ वर्किंग कंडीशंस आप प्रोवाइड कर सकते हो, कंपेंसेशन प्रोवाइड करो फिर उस एम्प्लॉय को। नाउ लेट्स सी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में क्या कवर हो जाएगा? सोशल नीड्स थर्ड लेवल पे हैं मैस्लोज हायरार्की में। ये रिलेट करते हैं ह्यूमन का इंटरेक्शन। किससे इंटरेक्शन? उनकी फ्रेंड्स से, उनकी फैमिली से, सिबलिंग्स, सब आ गए इसमें। स्पाउस, पार्टनर जो वो चूज़ करते हैं, सारी बायोलॉजिकल बॉन्ड्स आ गए, चूज़न फैमिली आ गई, सब आ गया इसमें। चूज़न फैमिली में अपना पार्टनर आ जाएगा, अपने फ्रेंड्स आ जाएंगे जो हम चूज़ कर रहे हैं वो फैमिली, और बायोलॉजिकल जो हमारी इनहेरेंट दी हुई है भगवान ने वो। सो इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, एक कंपैटिबल वर्क ग्रुप, कि आप कंपैटिबल हो, कंपटीशन नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो, आप अच्छा फील कर रहे हो कि हाँ ये भी कर रहा है मैं भी कर सकती हूँ, वैसे टाइप का वर्क एटीट्यूड है। पीर एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्टेंस का मेन मोटो लेके चल रहे हो। फ्रेंडशिप, आप अच्छी सबके साथ रख रहे हो। सुपरविजन्स भी जो हो रहे हैं वो फ्रेंडली हो रहे हैं, धमकाए वमकाए नहीं जा रहा है किसी को। एस्टीम नीड्स, दिस इज़ आवर फोर्थ नीड। सो मैस्लो ने इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक रिस्पेक्ट के बेसिस पे और एक एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अदर्स। जो लोग आके बोलते हैं ना आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, वो होता है एक्नॉलेजमेंट। जब लोग हमको एक्नॉलेज कर रहे हैं, यानी पहचान पा रहे कि हाँ हमने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया, और फिर आके हमको वो तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है कि हाँ ये लोगों को दिखा कि मैंने इतना वर्क किया है। एस्टीम विच इज़ बेस्ड ऑन योर ओन सेल्फ असेसमेंट, एक पॉइंट क्या आ गया? रिस्पेक्ट के बेसिस पे, और ये दूसरा क्या आ गया? ओन सेल्फ असेसमेंट। एक जो दूसरे हमको एक्नॉलेज करेंगे, दूसरे आके बताएंगे वो होगा, और दूसरा क्या टाइप है? हम खुद को कैसा पहले से अब पा रहे हैं, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंट कितना फील कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट अब कितना फील कर पा रहे हैं। ये हम वर्क प्लेस पे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? जॉब का टाइटल हो जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया है। नेक्स्ट आपको चैलेंजिंग वर्क्स दिए जाएंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी वर्क में और अच्छी मेरिट पे इंक्रीज़ भी मिलेगा। पब्लिसिटी इन कंपनीज पब्लिकेशन, आपका पब्लिसिटी भी करेंगे कि भाई ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा कर रहा है। और मैनेजरियल प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं? वो परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उस बेसिस पे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और उस बेसिस पे इंक्रीमेंट्स भी करते हैं, चैलेंजिंग वर्क असाइनमेंट्स भी देते हैं, जैसी जिसकी ऐसा सी ए फॉर्म्स में भी काफ़ी होता है। उनकी परफॉर्मेंसेस को अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता है, देन एनालाइज किया जाता है, उसी के बेसिस पे व्हेन दे नीड टू सिलेक्ट पीपल ऑडिट के लिए जाने के लिए, तो वो उसमें से फिर जिनका परफॉर्मेंस बेस्ट रहा है उनको लेके जाते हैं ऑडिट पे। सो ये भी काफ़ी होता है। पर्सनल एनकरेजमेंट, हर किसी को पर्सनली कि आपने बहुत अच्छा किया है, आप और अच्छा कर सकते हो, एनकरेज करना। एम्प्लॉयज़ को भी इंक्लूड करना डिसीजन मेकिंग में। ओके, सो देन हमारा ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, दिस इज़ अ लास्ट पॉइंट इन मैस्लोज थियरी। सो इसमें क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ योर ओन पोटेंशियल एज अ पर्सन, हम अपने आप को कितना फुलफिल्ड पा रहे हैं, कितना पोटेंशियलिज्म हम में दिख रहा है। समटाइम्स पीपल इसको सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स भी कहते हैं। ये ऑक्यूपाई करते हैं हाईएस्ट स्पॉट इस थियरी में, इसके पिरामिड में। और इसमें क्या एक्चुअली हम इंक्लूड कर रहे हैं कि एक रियलाइज़ कर पा रहा है एक पर्सन अपने पोटेंशियल को, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है और अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा मॉडेस्टली वर्क कर रहा है, टू बिकम द टोटल काइंड ऑफ पर्सन दैट वन वॉन्ट्स टू बिकम, वो एकदम वैसा ही बन पाए जैसा वो बनना चाहता है। द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ नेवर फुल्ली सेटिस्फाइड,
हालांकि ये तो हम हर थोड़े टाइम में अपने आप को बोलते ही रहेंगे, काफ़ी जैसा भी हो हमारे साथ विल थिंक कि और ये ऐसा हो और ये ऐसा हो और हम अच्छा वर्क करें। सो ये फुल्ली सेटिस्फाइड कभी भी नहीं हो सकती। सो दिस वाज आवर फर्स्ट थियरी। सेकेंड थियरी इज़ दिस हेज़बर्ग्स टू फैक्टर थियरी। अब इसमें जो हेज़बर्ग है उसने 2 फैक्टर्स बताए हैं जिसके बेसिस पे एम्प्लॉयज़ जॉब पे सेटिस्फाइड रहते हैं या डिससेटिस्फाइड। सो हम देखते हैं। अब ये 2 फैक्टर्स उन्होंने क्या बताया है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है और एक हाइजीन फैक्टर। सो हेज़बर्ग ने एक डेटा कलेक्ट किया था 200 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स के पास से। उनसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछा कि आप एक डिटेल में प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए कि आप कैसा फील करते हैं अपनी जॉब के बारे में। मतलब आप सबसे अच्छा क्या फ़ील करते हैं और आप सबसे बुरा क्या फ़ील करते हैं। तो गुड फीलिंग्स में उनके पास क्या रिफ्लेक्टेड कमेंट्स आई कि फीलिंग अच्छी है, चैलेंजेस मिल रहे हैं एंड ऑल, के वर्क भी बहुत अच्छा हो रहा है। और बैड फीलिंग्स में उनके पास क्या चीज़ें आई कि वर्क इटसेल्फ के लिए नहीं थी, वो डायरेक्टली वर्क के लिए नहीं थी, वो किस रिलेटेड थी, सैलरी के लिए रिलेटेड थी कि सैलरी यहाँ पे अच्छी नहीं है। ये तो बहुत बेसिक सा फैक्टर है जो हर इंसान, क्योंकि एवरीवन हैज़ दैट इन देयर माइंड कि हम कहीं पे भी काम करने जाएंगे तो हमारे दिमाग में एक प्राइस कोटेड होता है कि इतना मुझे मिलना चाहिए, और वो अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली हम अगर वहाँ काम करते रहेंगे तो हम वहाँ पे डिससेटिस्फाइड, डीमोटिवेटेड ही रहेंगे और वैसे ही काम कर पाएंगे। सो इससे उन्होंने 2 टाइप के फैक्टर्स किए। दिस स्टडी रिवील 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर्स। मतलब इन्होंने मोटिवेशनल फैक्टर्स को अब 2 टाइप्स में डिवाइड किया। यानी फर्स्टली वी अंडरस्टूड के 2 टाइप के फैक्टर्स हैं, मोटिवेटिंग एंड हाइजीन। अब मोटिवेटिंग में क्या है, एक सेटिस्फायर्स हैं, एक डिससेटिस्फायर्स हैं। अब लेट्स सी। There is a set of intrinsic job conditions that, when not present, result in dissatisfaction among employees. If these conditions are present, this does not necessarily motivate employees. जैसे कि जॉब सिक्योरिटी है, सैलरी है, वर्क कंडीशन है, स्टेटस है, कंपनी की पॉलिसीज है, सुपरविजन है, ये सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी आगे हमने जाना कि ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं होती है प्रेजेंट तो एम्प्लॉयज़ ऑब्वियसली डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे। और दूसरा इंट्रिंसिक जॉब कंडीशन में क्या आएगा, दैट हेल्प टू बिल्ड लेवल ऑफ मोटिवेशन। जो गुड जॉब परफॉर्मेंस में आप परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करोगे अपनी जॉब में, हमारा लेवल जो है हम इंक्रीज़ करेंगे। कैसे, अगर हमको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, अचीवमेंट्स दिए जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी बड़ी दी जाएगी, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हमारा ध्यान दिया जाएगा, हमको एडवांसमेंट प्रोवाइड करी जाएगी, वर्क ही हमारा और एनहेंस कर देंगे। कुछ सिर्फ बैठे हो आप और टैली कर रहे हो और फिर उससे आगे आपको बैठे हो और आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें असाइन की सिखाई जाए, तो ऑब्वियसली ये सब। अब मोटिवेटर्स में क्या टाइप्स देखे हमने, सेटिस्फैक्शन, नो सेटिस्फैक्शन, और हाइजीन फैक्टर्स में नो डिससेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। यानी एक आप डिससेटिस्फाइड हो और दूसरा नो डिससेटिस्फैक्शन, यानी आप डिससेटिस्फाइड नहीं हो। Hygiene factors, let's see now. Hygiene factors are those job factors which are essential for existence of motivation at workplace. ये सबसे पहले नेसेसरी है हमारे लिए, हमारी वर्क प्लेस पे हमारा मोटिवेशन कायम रहे उसके लिए। अगर आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे ढंग के तो आपका कोई मोटिवेशन वहाँ रहने ही नहीं वाला है। सो ये बेसिक चीज़ें इंक्लूड करेगा हाइजीन फैक्टर जो हमने वहाँ पे देखा था। इससे कोई पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन तो नहीं होगा फॉर लॉन्ग टर्म, पर इससे एटलीस्ट ये जो हमने पढ़ा ना, नो डिससेटिस्फेक्शन, यानी हम डिससेटिस्फाइड भी नहीं रहेंगे। ओके, सो पे होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ढंग की होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, स्टेटस दो एक,
इंटरपर्सनल रिलेशंस बिल्ड करने दो ऑर्गेनाइजेशन में, फिज़िकल वर्किंग कंडीशंस को अच्छे से इम्प्रूव करो। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर एम्प्लॉय सुबह से शाम तक वहाँ बैठने वाला है तो एटलीस्ट उसकी जो चेयर्स है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। या दूसरा क्या वर्किंग कंडीशंस में हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो मशीन्स पे वो वर्क कर रहे हैं वो एटलीस्ट हेल्दी होनी चाहिए उनके लिए, वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। कैसे? अगर वो बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उनकी आइज़ को अफेक्ट कर रही है वो चीज़, ऐसी कुछ भी चीज़ है वैसा नहीं होना चाहिए, उनकी सेफ्टी को देखना चाहिए उसमें। फिर फ्रिंज बेनिफिट्स आ गए इसमें, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमको दिए जाते हैं। अब ये हमने हाइजीन फैक्टर्स देखे, अब हम देखेंगे मोटिवेटिंग फैक्टर्स। सो अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो मोटिवेटर्स में नहीं इंक्लूड हो सकते। कैसे? क्योंकि मोटिवेशन जो है वो हमारे पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन को यील्ड देता है, मतलब बहुत अच्छे से उसको एक पीक पे पहुंचा सकता है। अगर यही हमको रिकॉग्नाइज मिलेगा 50 लोगों के सामने, अगर हमारे लिए बॉस तारीफ़ करके तालियां बजवाएगा तो हमारा मोटिवेशन एक अलग ही पीक पे जाएगा। हमको इतने सारे लोगों के सामने एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी देंगे या ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी देंगे कि ये लो 2 लाख मेरी तरफ से जाओ और ये कोर्स करके आओ। कई कंपनीज प्रोवाइड करती हैं आपको हायर स्टडीज़ के लिए पैसे भी। सेंस ऑफ अचीवमेंट, आपके अंदर से वो अचीवमेंट का सेंस आ रहा है, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अचीवमेंट्स के लिए भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क, आपका वर्क भी काफ़ी मीनिंगफुल आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब हम लिमिटेशंस देखेंगे इस थियरी की। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है आज, पर ठीक है, अब लंबी हो ही गई है तो लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर, क्योंकि ARG थियरी इज़ शॉर्टर ओनली। सो ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। लिमिटेशंस देख लेते हैं इस थियरी की। सो इसमें क्या है, हेज़बर्ग अज्यूम कर रहा है कि कोरिलेशन है सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी के बीच में। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप प्रोडक्टिव रहोगे, इसका कोई रिलेशन नहीं है। But the research conducted by Herzberg stress upon the satisfaction and ignored productivity. अब हम उन्होंने जो थियरी बताई उसके बेसिस पे हम सेटिस्फेक्शन तो प्रोवाइड कर पा रहे हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में, पर उससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो तो सेम ही रह रही है या इग्नोर हो रही है। नो कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन वॉज यूज्ड, यानी एक पर्टिकुलर मेजर आपको नहीं दिया गया है कि इस बेसिस पे आप वर्क करो, इस बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखो। इतनी सारी चीज़ें दे दी है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना पॉसिबल नहीं है एम्प्लॉयज़ के लिए करना या इतना ज़्यादा उनके बारे में सोचना। अगर वो पूरा टाइम एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते रह जाएंगे तो वो काम कैसे करेंगे, वो अपना काम निकलवाएंगे भी कैसे। ऑर्गेनाइजेशन उतना अचीव कर पाए, प्रॉफिट कमा पाए, तभी तो एम्प्लॉयज़ को दे पाएगी इतनी सारी चीज़ें। और कई सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को पता ही होती है कि ये पार्ट या ये फैक्टर वो अपनी जॉब के बारे में हेट ही कर रहे होते हैं और वो करने ही वाले हैं। आप हर साल अगर 200 रुपये इंक्रीमेंट दोगे तो भी वो बोलेंगे कि सिर्फ 200 रुपये का इंक्रीमेंट करते हैं। हज़ार करोगे तो भी वो बोलेंगे कि सिर्फ हज़ार का इंक्रीमेंट होता है। सो कुछ पार्ट्स तो ऐसे ही रहने वाले हैं। अब ये जो 2 फैक्टर थियरी भी है, ये भी कोई फ्री नहीं है किसी बायसेस से ऑब्वियसली, क्योंकि ये नेचुरल रिएक्शंस पे बेसिस है, हर कोई अलग अलग रिएक्ट करेगा। सो ये थे हमारे लिमिटेशंस इस थियरी के, और इसी के साथ ये थियरी भी हमारी कंप्लीट हुई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आवर लास्ट थियरी विच इज़ ERG थियरी। अब ERG स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। सो लेट्स सी, अब ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है हमारी मैस्लो की थियरी से। कैसे, वो हम देखते हैं इसमें जो साइकोलॉजिकल और सेफ्टी की बातें की है वो इसमें एग्जिस्टेंस नीड्स में कवर हो जाते हैं। जो सोशल और एस्टीम नीड्स को कवर किया है वो रिलेटेडनेस में आ जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एस्टीम दोनों मिला के ही ग्रोथ नीड्स भी आ जाती है हमारी। लेट्स अंडरस्टैंड एग्जिस्टेंस नीड क्या है। These needs
आर ऑल द वेरियस फॉर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल एंड मटेरियल डिज़ायर्स। सारे साइकोलॉजिकल और मटेरियल डिज़ायर्स जो बेसिक हैं उन सबको एग्जिस्टेंस नीड कवर करेगी, यानी हमारा रोटी कपड़ा मकान, हंगर, थ्रस्ट, शेल्टर। इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग द नीड फॉर पे, बेनिफिट्स एंड फिजिकल वर्किंग कंडीशंस। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, पे होने चाहिए, बेनिफिट्स होने चाहिए, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए सही। देन लेट्स सी रिलेटेडनेस नीड्स, यानी ये इंक्लूड करती है इंटरपर्सनल रिलेशंस, कि हमारी वर्क प्लेस में जो भी लोग हैं उनके साथ एक अच्छी हमारी म्यूचुअलिटी हो, हमारी शेयरिंग हो फीलिंग्स की, और एक सेटिस्फेक्शन हो। फिर आते हैं ग्रोथ नीड्स, जिसमें हमारी क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ इंक्लूडेड होती है। सेटिस्फेक्शन ऑफ ग्रोथ नीड्स रिजल्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल एंगेजिंग इन टास्क। एक इंडिविजुअल जब एक पर्टिकुलर टास्क में एंगेज होगा, उसमें आएगा, उसमें काम करेगा, तभी उसकी ग्रोथ का सेटिस्फेक्शन उसको पता चलेगा कि मैं कितना आगे बढ़ पा रहा हूँ। That not only require the person's full use of his or her capabilities, हाँ ज़रूरी नहीं है उसमें सारी capabilities वो यूज़ करे अपनी, but also may require development of new capability। किसी न्यू कैपेबिलिटी पे भी वो वर्क करवाए, वो भी बहुत अच्छा हमारे लिए ग्रोथ ही होता है। So with this we can conclude this chapter, motivation of BBA. I hope you are able to understand all of these topic. If you have any query, please comment down below. I'll try to solve it as soon as possible, and please comment आपको कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एज आपके एग्ज़ाम्स नियर है तो मैं अपने हिसाब से चैप्टर्स रिकॉर्ड करूँ। इससे अच्छा अगर आप मुझे बता दें कि आप कौन से चैप्टर्स चाहते हैं मैं आपको पहले प्रोवाइड करूँ, तो वो आपके लिए ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो आपको कैसी लगी ये वीडियो और आपको आगे क्या सीखना है। थैंक यू सो मच।